हेलो दोस्तों। तो हम हाजिर हैं लेके आज 17 मार्च का पटवारी का पेपर। तो देखते हैं इसमें क्या है। हल्का सा थोड़ा सा लेवल टफ हुआ है सभी क्वेश्चंस का, खासकर कि इंग्लिश के क्वेश्चंस का लेवल कुछ टफ किया है उनने, मतलब कि स्पेलिंग को भी थोड़ा सा हार्ड किया है। और आपने ये जो करेक्शन वाले हैं, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में कर दिया है। थोड़ा सा टफ लगा इस बार लड़कों को। तो चलिए देखते हैं। हालांकि आप लोग अपनी तैयारी को उसी फ्लो में कंटिन्यू करिए, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है ना। तो क्योंकि पेपर में जैसे हर डेली के पेपर में कट ऑफ का रेशो अलग अलग बनेगा। आपको अपना परफॉर्म फुलफिल करना है, बस फुल फॉर्म में परफॉर्म करना है। उसके बाद में कट ऑफ का नॉर्मलाइजेशन होता रहेगा, वो आपकी टेंशन नहीं है। आप अपना फुल 100% दे के आए पेपर में। आपको क्या हो रहा क्या नहीं है, कट ऑफ क्या क्या दुनियादारी क्या बोल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आप केवल क्वेश्चंस पे फोकस करके रखें। कौन कितना कट ऑफ अटेंड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, पहले आपको कुछ भी नहीं देखना है। ना ही इस तरह के वीडियो देखें और ना ही दिमाग में लाएं कि इतने नंबर का कट ऑफ बोल रहे हैं, हमारे आ भी पाएंगे कि नहीं, हमारे अभी टेस्ट में इतने ही बन रहे हैं, 120-30 बन रहे हैं। हाँ, कोई कट ऑफ 50 बोल रहा है, कोई कट ऑफ 40 बोल रहा है, ये कुछ भी नहीं सोचना है। आपको केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है ना। क्योंकि पिछली बार जो पटवारी का पेपर हुआ था हम लोगों का, तो उसमें भी यही बोला जा रहा था। कोई बोले कि 90 गया, कोई 1000 लड़कों के 90 से ऊपर पेपर है, क्वेश्चन नंबर गए हुए हैं। बाद में जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है सब चीज़ों का, है ना, कि 80 के 90 के बीच में ही अधिकतर लड़के हो गए थे और कट ऑफ गया यही 78-79। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, है ना। बस केवल क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उनका फॉर्मेटिंग कैसी बनती जा रही है, ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ये चीज़ें देखते जाएं। जहाँ से भी चीज़ें ये मिली, कुछ क्वेश्चंस के कि उसकी डायरेक्शन किस तरह को जा रही है, कौन कौन से क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा है, ये सब चीज़ों का एनालिसिस हल्का हल्का चलता रहेगा। तो अपनी ओरिएंटेशन उसी तरफ रहेगी कि ये भी किस तरह का सोच के पेपर लाई है, ये किस तरह से उनने फॉर्म किए हैं पेपर को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आज 17 मार्च के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को मिक्स करके अपन लेके आए हैं। इसमें दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, उनका लेवल देखते हैं कि किस तरह का है ना, जो कि आपके करने लायक है नहीं है। ठीक, तो इसका एनालिसिस करते हैं अपन। देखिए पहला क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके से है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। MPGK की पहले पेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है ना। जो बेसिक जानकारी होती है मध्य प्रदेश की, उसका क्वेश्चन कि कौन है उसका बारहसिंगा, है ना, ये बारहसिंगा। ठीक है। अब अहिल्याबाई की राजधानी कहाँ थी? देवी अहिल्याबाई का पता ही है ना। तो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है सभी ने। ठीक, अहिल्याबाई देवी मानने लगे थे उनको, देवी की उपाधि, जिस तरह से उनके कार्य किए गए थे, सामाजिक कार्य हो गए उनके, है ना। और शंकर जी की पुजारिन थी, तो उसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, है ना। तो जैसे वहाँ बनारस का भी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे उनमें काम करवाया था। ये सब चीज़ें हैं। अहिल्याबाई देवी की उपाधि दे दी गई थी उनको, देवी ही कहा जाने लग गया था, देवी मानते थे। तो उनकी राजधानी जो है महेश्वर बनाई थी उन्होंने राजधानी, क्योंकि उनको महेश्वर बहुत पसंद था। उन्होंने महेश्वर बसाया था एक हिसाब से, ठीक है ना, बहुत पसंद था उनको महेश्वर। तो क्या थी अहिल्याबाई की राजधानी? महेश्वर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है, बेसिस क्वेश्चन है सारे MP के। तानसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है। अब मकबरा जहाँ है, देखिए मकबरा कहाँ है, वहीं, ये सब ग्वालियर, सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं MP के। बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अच्छा, ये इनमें ऑप्शन देखिए आसान, मान लो अपन ने नहीं भी सुना है ये नाम, तो भी ऑप्शन देख के हो जा रहा था। इसमें गलत नहीं किए हैं लड़कों ने, है ना। किसी ने कुछ गलती से यदि गलत हो गया, बाकी गलत नहीं किया है लोगों ने, क्योंकि ऑप्शन देख के हो जा रहा था एलिमिनेशन से कि हाँ ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो यही होगा ऑप्शन, ऐसे करके फिट आ जा रहा था और ऑप्शन सही हो जा रहा था ये वाला। ठीक है। योगिनी मंदिर किस जिले में है? अब कई लोगों को ये नहीं
समझ में आया होगा, है ना। लेकिन जो उस क्षेत्र के हैं, चंबल क्षेत्र के हैं, ग्वालियर मुरैना भिंड तरफ के, तो उनको हो गया होगा कि योगिनी मंदिर मुरैना में है। बाकी अन्य एमपी के लड़कों को यदि एमपी जीके की बुक में पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना हो सकता है काफ़ी लोगों का गलत हो गया हो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, हल्के हल्के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब थोड़ा सा जैसे पिछली बार में कई गोला मठ कहाँ पे है इस टाइप के क्वेश्चन खूब वायरल हुए, तो आ भी रहे थे हर कहीं कहीं की लोकल टाइप में मंदिर पूछे थे किसी, है ना। और छोटी छोटी सी नदियों के नाम भी जो अपन सामान्यतः एमपी जीके की बुक में नहीं मिल पाती हैं, वो ऐसी नदियों के नाम बाद में पूछे जाने लग गए थे। ठीक है, तो इनमें घबराना नहीं है आपको, क्यों हर पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा, वो सब कुछ नॉर्मलाइजेशन में कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है इस चीज़ में। अब अगला क्वेश्चन है, विंध्या और सतपुड़ा को जोड़ने वाली मैकल पर्वतमाला कहाँ पर है? अमरकंटक। ठीक है ना। अब इनकी सीरीज भी पूरी सी रेंज याद कर लें, है ना, कि कैसे कैसे हैं कि अपना पश्चिम से लेके पूर्व तरफ को, है ना, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ये सब चीज़ें इनको एमपी जीके की ये सारी चीज़ें, तो इनको ध्यान रखिए। ये उनका मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य है कुल मिला के। तो ये वाले क्वेश्चन हालांकि है सब वही जो कुछ आपने पढ़ा है मध्य प्रदेश में, सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से तैयारी की है, शुरुआत ही आदमी इन क्वेश्चन से करता है एमपी जीके पढ़ने की। ठीक है, तो बस ये है कि वहाँ पे पेपर माइंडसेट कैसा है आपका, कंपोज्ड माइंड से आप पेपर करें, शांति से करें, तो चीज़ें सब क्लिक होती जाती हैं और अपन सही आंसर की टिक करते चलते हैं। वरना तो पढ़े पढ़ाए आंसर आदमी 2-4 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आ जाता है, यदि हौच पौच है दिमाग में और, है ना, घबराहट हो रही है। तो इसलिए घबराए नहीं, आराम से पेपर को करते चले, जैसे आप टेस्ट सीरीज करते चले आ रहे हैं, सॉल्व उसमें अच्छे नंबर बनाते आ रहे हैं, उसी तरह से शांति से वैसी कंटिन्यू करके रखें। उस्ताद हद्दू खान किस घराने से के संगीतज्ञ थे? तो ये अधिकतर संगीतज्ञ ग्वालियर घराने के ही हुए हैं। यदि आपको लगता है कि हम समझ में नहीं, आप एमपीजी की बुक उठा के देख लें, वहाँ से समझ में आ जाएगा। अधिकतर संगीतज्ञ ग्वालियर घराने के ही हुए हैं, है ना। मैयर घराने के अलाउद्दीन, उस्ताद अलाउद्दीन खां, और इंदौर घराने के आमिर खां हो गए। तो ये कुछ मोस्ट थे, 2-3 हैं 4 हैं, बाकी सब अधिकतर ग्वालियर घराने के हैं। ठीक है ना। तो यदि कहीं ऐसा आता है कि आपको नहीं आ रहा है, तो झुकाव कहाँ को रहेगा? ग्वालियर की तरफ अपना रहेगा आंसर, यदि टिक करने में टिक ही करना पड़ रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, देखिए सारे एमपी के ही थे, और कुछ ऐसे भी नहीं थे कि आपको बड़ा फंसाएं या फिर आपसे ना हो पाए, सब होने वाले क्वेश्चन थे। एक ही था यहाँ पे कि योगिनी मंदिर किस जिले से है, जो कि थोड़ा सा डीप करके उनने पूछ दिया था, ये ही है जो गलत हो सकता था, बाकी सब हो जाते। ठीक है, और वेटेज देखें तो वेटेज भी देख लीजिए, 7 क्वेश्चन तो केवल यहीं पे रखे हुए हैं एमपी के। तो इस तरह से रेशो उनका बढ़ा है। पहले दिन जो 15 तारीख का पेपर था, उसमें देखिए 4 से 5 एमपी के क्वेश्चन दिख रहे थे। फिर उसके बाद में 16 में थोड़ा सा बढ़ा है, 7-8 क्वेश्चन थे, इसमें 7 क्वेश्चन तो यहीं पे हैं, देख लीजिए। ठीक है, इसी स्लाइड में केवल 7 क्वेश्चन एमपी जीके के दिख रहे हैं। तो इस तरह से एमपी जीके हम शुरू से कहते आ रहे हैं, पहले वीडियो से ही कहते आ रहे हैं कि एमपी पे फोकस रखें, क्योंकि ये वेटेज बढ़ेगा। यदि उनने एमपी पे फोकस किया है तो वेटेज बढ़ेगा 100%, और यदि वहाँ के क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो नुकसान बहुत होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। ये जीके में चलते हैं, ये अपने कोर सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चन हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? अब ये पता ही है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन अपन ने पिछले 15 मार्च के क्वेश्चन भी थे, फ्रीडम इसके स्वतंत्रता संग्राम के थे, यहीं के इन्हीं डेट के आसपास के क्वेश्चन थे, है ना। तो ये आ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है ना,
ये 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर, किसके द्वारा, ये तो पता ही होगा, जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का। कितने लोग मारे गए थे, कितने निहत्थे लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए, ये सारी चीज़ें है ना। कहाँ का बाग था और किसकी संपत्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ हुआ था वो संपत्ति किसकी थी, है ना। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये यहाँ के क्वेश्चन जो जितने भी बन रहे हैं इन जलियांवाला बाग से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे आप कवर कर लें। प्लासी का युद्ध, देखिए पिछले पेपर में पूछा गया था ना, एक युद्ध कौन सा बोला था अपन ने, पानीपत का तृतीय युद्ध बोला था। तो हमने बोला था कि पूरी टेबल एक बनी हुई है, उस पूरी टेबल को याद कर लें आप, क्योंकि उसमें सीधा वहीं से क्वेश्चन उठ के आया है बिल्कुल। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। तो आप बिल्कुल इसमें नहीं रहें। आप यदि आप पेपर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया है तो यहाँ से संबंधित, मतलब युद्ध से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध हैं वो कर लें कंप्लीट। आज प्लासी का पूछा है, कल बक्सर का पूछेगा, बक्सर के युद्ध में किसने किसने भाग लिया तो ये पूछ देगा, डेट नहीं पूछेगा तो ठीक है ना, लेकिन वो पूछ रहा है। तो जब आपने पहले पेपर में अपन ने 15 में ही बता दिया था कि युद्ध पूछ रहा है, आप देखें 16 में उसने पूछा, ठीक है ना, पानीपत का तृतीय युद्ध, 17 में उसने पूछा प्लासी का युद्ध। अब ऐसे नेक्स्ट डेट में कभी भी, अब ऐसा नहीं कि कल पूछ ही देगा कोई युद्ध, लेकिन हाँ चांस है कि पूछेगा वो, इसलिए आप तैयार रखें, क्योंकि आपने ये पढ़ा है। आप थोड़ी सी चीज़ की तो कन्फ्यूज़न के चक्कर में आप डेट भूल जाएं या फिर ये भूल जाएं कि किसके किसके बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो बड़ा दुख होने वाली बात होती है स्वयं के लिए। इसलिए आप कंप्लीट करके रखें उसको, है ना। एक स्लाइड पूरी है उसकी युद्ध की, तो वो आप कहीं पे भी लिख लें या जो भी कर लें, हैंड आउट याद कर लें बिल्कुल। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ध्रुव योजना किससे संबंधित है, तो ये छात्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री ध्रुव योजना करंट का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डाल रहे, बिल्कुल उसमें परेशान नहीं हो, 1-2 क्वेश्चन है और उसमें से भी ऑप्शन से यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो चीज़ें हो जा रही हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि प्रोपोर्शन में आपको फ़ायदा जहाँ से मिलना है आप वो कोशिश करें, क्योंकि कई लोग तो पूरे क्वेश्चन भी नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, समस्या हो रही है कि अटैम्प्ट कैसे करें। तो आपको वहाँ नहीं दिमाग लगाना है जो आपको क्वेश्चन फंसा रहा है, कंटिन्यूटी में आपको देते जाना। 200 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 200 क्वेश्चन में आप यदि 50 क्वेश्चन भी ऐसे हटा देते हैं कि ठीक है इनको स्किप कर करके, मतलब उनको नोट कर करके इनको बाद में देखेंगे, ऐसे करके यदि आपने 150 क्वेश्चन सही करके एकदम कंपोज माइंड से कर दिए, तो सही में 150 में से 140 भी सही हो गए, 45 सही हो गए, और कुछ वहाँ जो आपने फिर जो 50 क्वेश्चन में तुक्के मारे थे, ऐसे करके कुछ 150 भी स्कोर हो गए, तो बेहतरीन स्कोर है आपका, ठीक है। बहुत कम स्कोर बन रहे हैं लोगों को देखें आप, तो इतना तो सोच के चलें कि आपको 130 प्लस रहना ही रहना है ना। ये मान के चलें, आपको कुल मिला के यह है कि अपना परफॉर्म आप बेस्ट करें, और स्कोर बन ही जाएगा, घबराएं नहीं। और जो भी कमी होगी तो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा फिर, यदि पेपर टफ रहा तो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद और समिति कौन सी है। पंचायती राज पता ही है, तो उसमें समिति पूछी थी 3-4 समितियाँ, तो वहाँ पे पंचायती राज से संबंधित समितियाँ थी, बलवंत राय मेहता, ये सारी समितियाँ याद कर लें, क्योंकि आज बलवंत राय मेहता ऑप्शन में, कल कोई और ऑप्शन में होगा, ठीक है। उनसे संबंधित ये भी पूछ, पंचायती राज में कहीं यदि उसको थोड़ा और टफ करना होगा तो फिर वो पूछ देगा कि पंचायती राज संबंधित निर्वाचन, जब 243 पूछा ही है तो और अंदर जाने में क्या जा रहा है, क्योंकि पंचायती राज पिछली बार जुड़ा हुआ था सिलेबस में, है ना। तो पंचायती राज की 5 समितियाँ जो भी हैं, ठीक, वो याद कर लें आप, है ना। और इनमें कौन क्या क्या चीज़ों में फोकस किया गया था, ठीक है। जैसे अशोक मेहता समिति में किस चीज़ में फोकस किया गया था, त्रिस्तरीय की 2 स्तरीय। बलवंत राय मेहता में त्रिस्तरीय समिति में फोकस किया गया था, अशोक मेहता में 2 स्तरीय पंचायत, ठीक है। इस तरह से ये फोकस में इनको देख लें थोड़ा सा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए, ट्रेंड उसी तरह का जा रहा है ना, कि यदि आप पेपर में क्वेश्चन आया है तो उससे संबंधित जो भी है, इससे एक तो आपका रिवीजन भी होता चलेगा और उस एरिया को कंप्लीट करते जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि हाँ ये मेरे से आ रहा है, तो
कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, और सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन? आर हरिकुमार, ये भी करंट का ही है। दैनिक भास्कर के संस्थापक कौन हैं? रमेश चंद्र अग्रवाल। ये बहुत बार यदि आप न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं या उससे संपर्क में रहते हैं तो देखा होगा कि ये इनके संस्थापक कौन थे, रमेश चंद्र अग्रवाल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? फिर ये देखिए, है ना, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम एंड स्ट्रगल का है ये, जैसे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी और ये गांधी इरविन समझौता भी। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। ठीक है ना। इस समझौते के बाद ही गांधी जी कहाँ गए थे? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो यहाँ से आपको सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो ध्यान दे लेनी है। ठीक है ना, कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन की डेट भी, ये सब चीज़ें याद कर लेनी है। गांधी इरविन समझौता हो गया। इस यहीं पे एक है सांप्रदायिक पंचाट, पूना पंचाट, ये जो बोलते हैं कम्युनल, ठीक है ना, हाँ, कम्युनल अवार्ड, जो सांप्रदायिक अवार्ड एक माना जाता है, वो उसको भी देख लें। 32 का है वो, 1932। ठीक, तो इस तरह की ये चीज़ें जो भी इससे यहाँ की आसपास की डेट से संबंधित हैं, है ना, वो देख लें। क्योंकि बस ये इस डेट से देखिए 29 का एक क्वेश्चन 15 मार्च को ही पूछा गया था। 1929 का क्वेश्चन कौन सा, कि 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, ये इससे पहले पूछा जा चुका है। ठीक है ना, 29 में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और कौन सा वो लिया गया था निर्णय उसमें, पूर्ण स्वराज्य का। तो 29, 30, 31 ये वेरी कर रही हैं चीज़ें, यहीं आसपास घूम रही हैं चीज़ें। आप बिल्कुल फिक्स डेट हैं, फिक्स डेट इन द सेंस कि आप वही हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें वही पूछी जा रही हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कभी कुछ भी पूछा जा रहा है कि आप बनेगा नहीं। अब ये तभी नहीं बनेगा जब आपने आपके साथ में स्वयं काम चोरी की होगी या थोड़ा सा आपने ढिलाई बरती होगी, क्योंकि ये चीज़ें याद रहनी बहुत ज़रूरी है। और ये यदि आपने रिवीजन किए हैं तो याद रहती हैं, आसानी से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लिपाक्षी चित्रकला किससे संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। ठीक है ना, और उसमें दीवारों पे चित्रकारी की जाती है। तो लिपाक्षी चित्रकला इससे आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ये आप ऐसा मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला ऐसा हो गया कि कुछ लड़के जो तैयारी करते हैं पीएससी या फिर एसआई, उनको तो ये चित्रकला पढ़ते रहते हैं। हालांकि करंट से भी कई बार इनको करंट में भी इन चित्रकलाओं को फोकस में ले लिया जाता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन डाल देते हैं कि जैसे कुछ भी किसी चित्रकला या चित्रकार को कोई अवार्ड मिला तो उस चित्रकला से संबंधित कोई क्वेश्चन डाल दिया। तो इस तरह से ये लिपाक्षी चित्रकला किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से वित्तीय चित्रकला। इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्ट एंड कल्चर का पूरा सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लगें कि कौन सी चित्रकला, कौन से मंदिर, कौन सी कहाँ, पूरी इंडिया के आप उठा के पढ़ लें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। एक आध क्वेश्चन है जो इस तरह के आ जाते हैं, यदि वो हो जाते हैं आपके कॉमन सेंस से तो ठीक है, बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए आपको ये नहीं है कि कला और संस्कृति की पूरी बुक उठा के पढ़ने बैठ जाएं, है ना, कि उसमें आप डांस फॉर्म पढ़ने लगें, अब उसमें मंदिर शैलियाँ, आर्किटेक्चर शैलियाँ, ये सारी चीज़ें पढ़ने लगें, वित्तीय चित्रकला, पेंटिंग चित्रकला, अब है ना, ये सब चीज़ें नहीं कर लेनी है आपको। ठीक है, जो भी है, एक आध क्वेश्चन यदि आ रहा है कॉमन सेंस से हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसमें बिल्कुल लोड नहीं लेना है। वो आपको कहीं ना कहीं पे उसका मिल जाएगा, एवरेज उसका कहीं ना कहीं निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें देखिए अब साइंस पे आ गए हैं अपन। वेवलेंथ किस में मापी जाती है? वेवलेंथ आपको पता है किस में मापी जाती है, आपने पढ़ाई होंगे। ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। इसका साइन ऐसा होता है, आपने देखा होगा
ये इधर ऐसा एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका, एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है वेवलेंथ, ठीक है। अब ये वेवलेंथ का साइन आइन ना पूछ ले, तो इस तरह से ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दिए रहें आप। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है साइंस में, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आप साइंस में थोड़ा सा फोकस करके आप अच्छे नंबर बना सकते हैं। हमारा शुरू से यही रहा है कि आप एमपी में थोड़ा फोकस कर लें यदि आपने नहीं किया है, और साइंस में यहाँ से आप एक अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं, मतलब क्रॉस द लाइन हो सकते हैं। यदि आपके साथ में पेपर देने वाले लड़कों की एवरेज लाइन इतनी बन रही है 130 132, तो आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं, 35-40 तक पहुंच जाएंगे। बस यही चीज़ें होती हैं, इतने में ही आपका सब पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है। गंगा स्नान हो जाना है इतने में आपका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है। तो रेड कलर की होती है सबसे अधिक वेवलेंथ, है ना। ये भी सब बेसिक क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रेस्टली। अब ये थोड़ा सा आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये नहीं पढ़े हैं, तो इनको ऑप्शन एलिमिनेट करने से होंगी ये चीज़ें कि ये तो उससे संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे कि ये दूसरी खोज से संबंधित है, ये दूसरी खोज से संबंधित है, तो ये बचता है तो जोसेफ प्रेस्टली। इस तरह से एलिमिनेशन करके आप काम कर पाते हैं इसके साथ। तो दूर की वस्तु साफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, कौन सा दोष होता है। देखिए अब इनका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग भी आप देखते जाएं, है ना। क्या पता उनने यही हिंदी में भी लिख दिया, और हिंदी में तो बड़ा आसान हो जाता है, दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष। लेकिन यदि उनने इंग्लिश में यही लिख दिया और इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं लिखा, मतलब हिंदी अर्थ नहीं लिखा, ऐसे कैसे हिंदी में लिख दिया, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए इनकी वो भी देख लें, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ये उल्टा होता है हिंदी में, इतना ध्यान दें आप। जहाँ की दिखाई देती है वहाँ का ऐसा समझ के रखें, दूर दृष्टि, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है मतलब दूर दृष्टि, फिर बाद में दोष लगा दें, बात खत्म, दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने पढ़ने, याद करने या रटने के लिए समझ लीजिए, बनाने पड़ते हैं ताकि भूले नहीं। समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड, ये सबको पता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये भी बिल्कुल सभी को पता ही होगा क्योंकि ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, बिल्कुल कहीं भी पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देखें तो कहीं मिल ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए आपने 4-6 पेपर ऐसे सॉल्व किए हैं साइंस के, तो वहाँ पे इन क्वेश्चनों का ऐसे क्वेश्चंस का पाला पड़ ही जाता है आपका। तो ठीक है, ये हो गया साइंस का पोर्शन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। और ये भी याद रखें कि E = क्या दिया था, mc², है ना। ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद रखें, जो इनके बड़े बड़े सिद्धांत हैं कुछ, है ना, और कोई खोजें हैं बड़ी बड़ी, तो वो देखे रहे। जैसे पिछली बार बायो पूछ लिया था उन्होंने, पिछले 16 के पेपर में पूछा है खोजों से कि इसकी विटामिन की या इसकी थी कि विटामिन की खोज किसने की थी, है ना। ऐसे फिर अपन ने बोला कि ये विटामिन की खोज यदि आया है तो फिर सभी विटामिन A B C D इनको सबको देख लें, है ना, वैज्ञानिक नाम उनके, ये सारी चीज़ें ये बोला था पिछले पेपर में। तो वो कहीं ना कहीं आएंगी, किसी न किसी पेपर में रिफ्लेक्ट होके आएंगी, ये बिल्कुल 100%, क्योंकि वो ट्रेंड इनका PEB का ट्रेंड उसी तरह से जा रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आते हैं कंप्यूटर की तरफ। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, बहुत ही कम लड़कों ने होगा जो गलत किया होगा, है ना।
बेसिक फुल फॉर्म है ये। यदि 20 तो फुल फॉर्म आपने याद की होंगी तो उनमें ये कवर अप हो जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऐड, ठीक है ना। फुल फॉर्म ऑफ HTML, ये भी हर किसी ने पढ़ा होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MPPSC का भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है MPPSC के। यदि कंप्यूटर से पूछता है तो इसको पूछ ही लिया करता है, ठीक है। और भी कई SI के पेपरों में देखा गया है, CPCT में आ ही जाता है। तो जैसे अपन ने CPCT के क्वेश्चन भी बताए थे पहले, है ना। CPCT और अन्य एग्जामों के क्वेश्चन पेपर इसके कंप्यूटर के अपन लेके आए थे। आप चाहें तो इसी में वीडियो लिंक देख सकते हैं, नीचे इसी चैनल में डले हुए हैं, उनको देखें। कंप्यूटर के पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन थे CPCT और उसके अन्य एग्ज़ामों के जो इम्पोर्टेंट थे वो लेके आए थे प्रीवियस ईयर के, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसको याद रखें, कैश मेमोरी। और दूसरा अल्ट F4 मतलब क्लोज टैब, ये सबको पता है, जिसने भी कंप्यूटर सिस्टम चलाया होगा। शॉर्टकट कीज़ है अल्ट F4। तो जो पहले बोल रहे थे कि शॉर्टकट कीज़ आती है या नहीं आती है, तो वो याद रखें कि शॉर्टकट कीज़ हमने शुरू से बोलते आए हैं कि आप इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ें कि शॉर्टकट कीज़ पूछी नहीं जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि शॉर्टकट कीज़ अब पूछी जाने लग गई हैं, देखिए ये दिखने लग गया है ना, रिफ्लेक्ट हुआ अल्ट F4 क्लोज टैब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GIS का फुल फॉर्म। तो GIS का फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। इससे अब जब GIS का पूछ ही लिया है तो फिर GPS और इससे संबंधित जो हैं, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, रिमोट सेंसिंग हो गए, रडार वडार, हालांकि इतना नहीं, लेकिन GPS GIS तो हो ही गए, है ना। तो ये हो गया, इनको कंप्लीट करके रखें। और इसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन एक दो और हैं जो इस स्लाइड में ऐड नहीं हो पाए थे, तो उनको भी देख लेते हैं। वो एक पूछा गया था कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट पता ही है कि ये जो जोड़ने वाला नेटवर्क है, तो ऑप्शन था उसमें, आसानी से ऑप्शन से हो जा रहा था, ठीक है। इसके बाद आया था एक क्वेश्चन कि माउस कैसे काम करता है, ठीक है ना, माउस कैसे काम करता है। तो बताइए कि उसमें ये भी आसानी से हो जा रहा था कि माउस से जो कि उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, जो कि पॉइंटर के आधार पे काम करता है। देखिए जैसे कि ये है ना, ये चल रहा है पॉइंटर, कुछ भी कर रहे हैं अपन, तो इस तरह से पॉइंटर के आधार पे वो काम करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था कि प्राथमिक मेमोरी में किसे सेव किया जाता है, किसको, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी में किसको सेव किया जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी आप जानते ही होंगी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम रोम के, सेकेंडरी मेमोरी तो पता ही हो, सेकेंडरी मेमोरी होगी, प्राइमरी मेमोरी आपने पढ़ी है, ठीक। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम कैश मेमोरी, ठीक। इस तरह शुरू से ही बोल रहे हैं अपन कि मेमोरी के क्वेश्चन, प्रिंटर के क्वेश्चन, है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस और MS ऑफिस, ये बिल्कुल कर ले। MS ऑफिस मतलब कि पूरा ये जो भी है MS ऑफिस से ही शॉर्टकट कीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे ये अल्ट F4 आया है, तो शॉर्टकट कीज़ हो सकता है आप तैयार किए रहें, बढ़ने के चांस हैं। यदि वो दो तीन कीज़ पूछने लग गए, तीन चार, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको उस टाइम पे। फिर ऐसा नहीं कि एक ही दिन में याद हो जाएंगी, है ना। यदि आपने सिस्टम नहीं चलाया तो फिर वो शॉर्टकट कीज़ याद होने में दिक्कत हो जाती, ठीक है ना। तो आप इसको कंप्लीट करते चलें धीरे धीरे। जैसे किसी के पेपर अभी नेक्स्ट टू डेट हैं, आने वाले हैं कुछ दिनों में, 10 दिन 15 दिन, अप्रैल में हैं,
ऐसे वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके कंप्लीट करते चलें। अब इस तरह ये कंप्यूटर वाला पोर्शन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात करें तो हिंदी में पूछा गया वही सारे हिंदी का लेवल बिल्कुल भी नहीं अफेक्ट हो रहा, हिंदी बिल्कुल सेम आ रहा है। हिंदी का वही जो पर्यायवाची, विलोम, दुनियादारी, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही थी वही है, इसलिए अब हिंदी में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। कंप्यूटर में हालांकि कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, लेकिन वही बता रहे हैं जो शुरू से बोलते आ रहे हैं हम कि 3-4 टॉपिक हैं जो हाईलाइट हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें करते ऐसे ही हमने जो कंप्यूटर का वीडियो पिछला अपलोड किया था 15 तारीख से पहले, उसमें कुछ चीज़ों के फुल फॉर्म बताए थे, है ना। पेपर में जो पूछे गए थे वो यही चीज़ें हैं सारी, उनमें सब कुछ ये जैसे कैट का फुल फॉर्म, ऐसे कई सारे फुल फॉर्म हैं जो बोले थे अपने इनके म्यूज़िक सिस्टम वाले, म्यूज़िक संबंधित, और इमेजेस के फुल फॉर्म, पीडीएफ के फुल फॉर्म, इस तरह से, है ना। तो हिंदी में देखें कि हिंदी में वही पूछा था कि जैसे अलंकार भी पूछा था, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इनमें अलंकार ढूंढिए। असंगत का विलोम क्या है, संगत हो गया। अनिद्रा का तद्भव क्या है, ठीक है। तो अनिद्रा हो गई, संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव हो गया, जो भी ऑप्शन में मिल जाता। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, आराम से हो रहा था। हिंदी को ऐसा करके रखना है आपको कि बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर लेना, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। तो हिंदी को आपको बिल्कुल पूरा का पूरा मार्क्स लेके चलिए। हिंदी में आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि आपने वहाँ पे 2-4 क्वेश्चन गलत कर दिए या 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आगे, कुछ ऐसा नहीं करना है ना। तो और यहीं पे यदि बात करते हैं मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग का लेवल वही है जो पिछले पेपर में 15 तारीख को थोड़ा सा हल्का रहा है, ठीक है, मीडियम लेवल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा उससे 5-10% एक्स्ट्रा हो रहा है रीजनिंग और मैथ का। हालांकि क्वेश्चन वही है, टॉपिक वही है, टाइम एंड वर्क और ये रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गए इनको, और ब्लड रिलेशंस हो गए। 2-2, 3-3 क्वेश्चन यहाँ से बन के आ रहे हैं, आकृति छांटने में आ रहे हैं, और गायब नंबर एक होता है उसमें 2-3 क्वेश्चन वहाँ से बन के आ रहे हैं। तो उनका मैथ और रीजनिंग का भी लेवल लगभग वही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं करना, जो आपका चला आ रहा था वही कंटिन्यू करिए। मैथ रीजनिंग में भी, हिंदी में भी वही करना है, कंप्यूटर में भी कुछ नहीं करना है। जीके और साइंस, ये दोनों चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन दोनों को आप इसके ट्रेंड के हिसाब से मैच करते जाएं, क्योंकि उनने जैसा ट्रेंड है कि एमपी में फोकस कर रहे हैं, तो आप एमपी में फोकस करते जाएं, है ना। वो रटी ही रहनी चाहिए चीज़ें। इसी तरह ये वाला पेपर हो गया, है ना। ये वाले क्वेश्चन जो साइंस के हैं, तो साइंस में भी ये कंप्लीट कर लें आप। साइंस में थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन आप इनमें रिस्क नहीं ले सकते हैं। इनमें यदि 20 से 25 क्वेश्चन में यदि आप 20 भी बना देते हैं तो ये आपको बहुत सेफ हो जाएगा साइंस में, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन इतने टफ नहीं आ रहे हैं कि आप चाहें तो 20+ तक करे जा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा टफ हो रहा है ना, है ना। थोड़ा सा टफ हो रहा है, क्योंकि 15 तारीख में बड़े हल्के हल्के से आए थे वो, है ना, स्पेल चेक्स और स्पेलिंग चेक करने का। लेकिन इसमें थोड़ा हो रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप केवल रिवीजन ही कर सकते हैं इंग्लिश में, और उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। यदि होगा तो एक इंग्लिश का हम वीडियो लेके आएंगे, जिससे थोड़ा सा यदि किसी को 10-15 दिन बाद पेपर है तो उनको मदद मिल जाएगी। एक कंक्लूज़न टाइप का रहेगा कि अब पेपर ओरिएंटेड वीडियो रहेगा, ज़्यादा कुछ उसमें बताया नहीं जाएगा। बस ये रहेगा कि आप कैसे कैसे अप्रोच करके पेपर को ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे इंग्लिश वाले में, ठीक है ना। इंग्लिश के पेपर के लिए केवल रहेगा, यदि डालते हैं वीडियो तो इंग्लिश का लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज का कंक्लूज़न यही रहा जो पिछला था 16 को, कि आपको एमपी साइंस में थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है। बाकी ये जो है जी की हिस्ट्री की, इनकी डेट, युद्ध की, और ये जो कौन कौन से समझौते क्या है, दांडी मार्च, दुनियादारी, ये सब चीज़ों की डेट याद कर लेनी है, ठीक है ना।
और बाकी कंप्यूटर का वही है, पिछला वीडियो आप देखेंगे यही सारी चीज़ें हमने बताई थी, वहीं से सीधे क्वेश्चन चले आ रहे हैं, है ना। तो आप इनको देखते चलें, करते चलें, और बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है, आपके पेपर के लिए मिलते हैं आपसे आपकी सुविधा के अनुसार कोई एक नया वीडियो लाते हुए। नमस्कार।